आज हम बात करेंगे आईपी की। तो आईपीआर क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसेज आइसोलेटेड एटम। मतलब कोई एक एटम है, उसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसको निकालने में जितनी एनर्जी लगे उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। आईपी की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है +13.6 इंटू जेड इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक फॉर्मूला होता है जिससे आईपी निकल जाता है। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे आईपी को? तो पहला फैक्टर होता है साइज का। साइज आईपी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पहली बात। और जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे, उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होगी। मतलब साइज बढ़ी तो आईपी कम। हम देखो ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वहाँ नंबर ऑफ सेल सेम रहता है, नंबर ऑफ सेल सेम है बट इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा बट न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो जब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो उस लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जब भी हम जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू साइज तो सेम रहेगा, लाइक घटते भी जाएगा, कहीं कहीं सेम रहता है, जैसे आयरन कोबाल्ट और निकल का बताया था, बट साइज घटती जाएगी और आईपी बढ़ती जाएगी। और टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ती जाएगी और आईपी घटती जाएगी। जेड इफेक्टिव मैंने नॉर्मल सा टर्म दिया था, हमको पढ़ना नहीं है, बस ऐसा याद रखना कि आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है। आउट ऑफ एनसीईआरटी है ये। पेनिट्रेशन इफेक्ट देखते हैं हम। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले एस का होगा। मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि जैसे जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, तो सबसे पहले इफेक्ट किस पे करेगा? एस वाले ऑर्बिटल पे, क्योंकि सबसे छोटा ऑर्बिटल होता है, एकदम करीब होता है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एस का पेनेट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, फिर पी का आता है, फिर डी का आता है, फिर एफ का आता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ड्यू टू पेनेट्रेशन इफेक्ट एक्सेप्शन आर ऑब्जर्व। पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से कुछ एक्सेप्शन दिख जाते हैं, जो कि ट्रेंड आईपी, बट दीज आर ओनली वैलिड ऑन कंजिक्यूटिव एटम्स। ये जो होते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट के जो होते हैं वो केवल कंजिक्यूटिव मतलब लगातार वाले एलिमेंट पे वैलिड होते हैं। जैसे हम बात करते हैं अगर जो कभी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की, तो लिथियम में देखो 2s1, 2s2, 2p1, 2p2। बट यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम कि 2s1 इसका जो ऑर्बिटल है, एस में ऑर्बिटल, एस के पास एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो कंप्लीटली फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, अगर जो इसको हम हाफ फील्ड करें तो इसके हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी देखें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड होने चाहिए, तब जाके ये हाफ फील्ड के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। लेकिन अभी इसके में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे हिसाब से आप खुद सोचिए कि इसका एक ऑर्बिटल तो कंप्लीट खाली है, तो उतनी स्टेबिलिटी होगी नहीं एज कंपेयर टू दिस वन। देखो आप 2p1 है यहाँ पे, ठीक है, 2p1 जो है उसमें 3 ऑर्बिटल मिला के 1 इलेक्ट्रॉन है, और 2s2 में देखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फुल फील्ड है। और स्टेबिलिटी के मामले में मैंने एक चीज बताया, क्या? सबसे पहले स्टेबिलिटी किसकी होती है? फुल फील्ड, फिर आते हैं हाफ फील्ड। तो फुल फील्ड में देखो आप, ये फुल फील्ड है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू इसमें, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ सेल भी आगे बढ़ चुका है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ सेल भी ज्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम ही लगेगा क्योंकि न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन कम रहेगा। तो ठीक है, यहां से समझ में आ रहा है कि इसका ट्रेंड क्या होगा। पहले तो कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए थे, फिर बेरिलियम आगे आ जाएगा क्योंकि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फिर बोरान आएगा, पीछे हो जाएगा बोरान और लिथियम। ऐसे हम बात करें जिंक और गैलियम की, सॉरी, तो जिंक का देखो 30 होता है और गैलियम का 31 होता है। बट जिंक का देखो आप 3d10 और 4s2, 4p1, तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट कि ये इसमें नंबर ऑफ सेल एक और बढ़ा, लेकिन वो जो सेल बढ़ा उसके 3 ऑर्बिटल है, उस 3 ऑर्बिटल में से मिला के कोई 1 इलेक्ट्रॉन आया है उसमें। और इसमें नंबर ऑफ सेल कम है, और कम तो है बट 2 ऑर्बिटल और दोनों एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब फुल फील्ड है, मतलब मोर स्टेबल है।
तो स्टेबल स्टेबल ज़्यादा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, मतलब जिंक का आयनाइजेशन एनर्जी किससे ज़्यादा होगा? गैलियम से। ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा। तो कुछ चीज़ें इसमें जान लीजिए, जैसे हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बारे में आपने पढ़ लिया कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाफ फील्ड और फुल फील्ड के होता है। ठीक है, चलो कुछ नोट्स लिख लेते हैं हम। कुछ नोट्स लिख लेते हैं। तो नोट्स में देखते हैं हम कुछ। फॉर द IP of ions of A plus is more than A and IP of A is more than A minus। ये चीज़ बहुत तगड़ी चीज़ है। मतलब जब कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे या फिर किसी भी एक एटम की बात करेंगे, जैसे ये है, एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसमें से निकला, तो ये आ जाएगा A प्लस। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे हमेशा नोट करना, A प्लस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर होगा। आईपी की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? आईपी पढ़ रहे हैं ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो A प्लस की आईपी हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक, अब बात करें हम वैसे ही इसका देख लें तो ए की सबसे ज्यादा होगी ए माइनस से। ठीक है, ए की ज्यादा होगी ए माइनस से। ठीक, दूसरी, फर्स्ट पॉइंट तो ये था, दूसरी पॉइंट बात करते हैं। इफ चार्ज एंड कॉन्फ़िगरेशन both are different, charge must be अच्छा एक चीज़ देखो आप, चार्ज और कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल लेते हैं नियॉन का। तो नियॉन में क्या होगा? हीलियम 2s2 2p6। अब नियॉन प्लस का लेते हैं, हीलियम 2s2 2p5। अब आईपी आपसे पूछे अगर जो किसी का, तो किसका ज़्यादा होगा? आईपी अगर जो पूछता है आपसे तो किसका ज़्यादा होगा? यहाँ से आपने कुछ पढ़ा है? आईपी ऑफ ए प्लस, आईपी ऑफ ए प्लस इज मोर देन ए, आईपी ऑफ ए प्लस इज मोर देन ए। चलो, इफ चार्ज एंड कॉन्फ़िगरेशन बोथ आर डिफरेंट, चार्ज और कॉन्फ़िगरेशन दोनों अलग अलग हैं, तो मोर इंपॉर्टेंट किसको दिया जाएगा? अरे ये तो मैंने लिखा नहीं, हाँ लिखा तो, डिफरेंट चार्जेस मस्ट बी गिवन मोर इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? चार्ज एंड कॉन्फ़िगरेशन बोथ आर डिफरेंट, चार्जेस आर, तो बोथ आर डिफरेंट, देन चार्ज मस्ट बी गिवन मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तब हम चार्ज को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ आईपी किसकी ज़्यादा होगी? समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात करें हम तो एक है नॉर्मल क्वेश्चन, क्या है बस ऐसे ही, कंपेयर द आईपी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। ठीक है, इससे हमारा भी थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन, यही है ना सेकंड। और थर्ड में देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और एर्गोन। चलो अब इसका नंबरिंग देते हैं मगर जो, तो आपको मैं कुछ ऊपर पढ़ाया था अभी कि लगातार वाले में मतलब कॉन्जिक्यूटिव एटम्स में, हाँ, तो उसी में डिफरेंस आता है जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो, क्योंकि पेनेट्रेशन इफेक्ट हो जाता है। तो आप सोचो किस में डिफरेंस आ सकता है। अगर जो ये फर्स्ट पे है तो ये फर्स्ट पे ही रहेगा अपना, ठीक है। इधर चलते हैं, ये सेकंड पे है, तो आप खुद सोचो यहाँ पे क्या था, 2p6, 1:2 2:2 2p6, 2p5, 2p4, 2p3, यहाँ आया ना स्टेबल, तो फ्लक्चुएशन कहाँ होगा, यहाँ और यहाँ, समझे। ऐसे 2p2, 2p1, इसका 2 2s2, 2s1, ठीक है ना। अब फ्लक्चुएशन दूसरा कहाँ आएगा, और यहाँ हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, ये हाफ फिल्ड और ड्यू टू फुल फिल्ड, तो दूसरा नंबर तो इसका रहेगा, ठीक। तीसरा नंबर तुम्हारे नाइट्रोजन का आ जाएगा, चौथा नंबर तुम्हारा ऑक्सीजन का आ जाएगा, पांचवा कहीं तुम्हारा ये रहेगा, छठवां कहीं तुम्हारा ये रहेगा, सेवन्थ तुम्हारा ये रहेगा और एट्थ ये रहेगा। समझ पा रहे हो ना। ऐसे नीचे में देख लें तो नीचे में भी जो इसके नीचे है इसमें ही फ्लक्चुएशन आएगा, इसके नीचे है तो इसमें पर फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक है ना। ये अगर जो फर्स्ट पे रहेगा तो ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे, ये सेवन्थ पे और ये सिक्स्थ पे और ये एट्थ पे, ठीक है ना। चलो एक नॉर्मल चीज़ें हम दो ब्लॉक के बारे में बात कर लिए, अब बात करते हैं, हेडिंग है ब्लॉक वाइज वेरिएशन ऑफ आईपी इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट हम एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक की बात करते हैं अगर जो हम, तो नॉर्मल लॉ ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, ठीक है। ये पूरा एस ब्लॉक में है, ठीक है। चलो आईपी देखते हैं हम इसकी, तो जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, आईपी बढ़ेगी, तो इससे ज़्यादा आईपी इसकी, डाउन द ग्रुप आईपी घटेगी, तो इससे ज़्यादा आईपी इसकी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे आईपी बढ़ेगी, समझ पा रहे हो ना। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आईपी घटेगी विदाउट एक्सेप्शन, बस ऐसे ही इसका सारा ट्रेंड चलता जाएगा, ठीक है। कोई एक्सेप्शन नहीं होते हैं एस ब्लॉक में, लिख लो नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है इस ब्लॉक में, ठीक है। पी ब्लॉक की बात करते हैं हम, पी ब्लॉक में तो देखते हैं पहले 13 नंबर, 14, बस एक्सेप्शन इन्हीं दोनों में आता है, बाकी 15 से लेके 18 तक में कोई एक्सेप्शन नहीं, जो नॉर्मल ट्रेंड होता है उसको फॉलो करेंगे, नो एक्सेप्शन, ठीक है, 15 से 18 के बीच में। अब इसमें आते कौन कौन है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, काशी गए संत प्रभु। इसमें एक्सेप्शन कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे देखते हैं हम साइज, पहले इसका देख लेते हैं बैगन आलू वाले का, तो सबसे बड़ा इसका होगा, यहाँ पे थोड़ा सा साइज बराबर हो जाती है ये दोनों की, फिर से वही ट्रेंड, अभी बताता हूँ क्यों। तो जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट पे तो ये आ गया, ठीक, सेकंड पे सबसे बड़ी साइज में तो ये आ जाता है, ठीक, तीसरे चौथे नंबर की बात करें फिर ये आ जाता है, और तीसरे पे ये दोनों रहते हैं। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पे आ जाता है
इनर्ट पेयर इफेक्ट आगे चल के पढ़ाऊंगा, बट अभी जान लो यहाँ पे आ जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और यहाँ पे लग जाती है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, यहाँ पे आ जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पे लग जाती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी वजह से दोनों की साइज लगभग लगभग बराबर हो जाती है। ठीक है, सेम रीजन इसका भी ऐसे ही होगा। सबसे बड़ा कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, ये सेम रीजन यही होगा। क्या, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, बट फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये। इससे ज़्यादा ये इसकी क्यों हुई, क्योंकि यहाँ आ गया इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे चल के बताऊंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अभी आपको एक्सेप्शन केवल याद कर लेना। अभी इतना जानना है कि हाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इनकी साइज जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाती है। अपन बात करते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं। इन एवरी सीरीज ऑफ डी ब्लॉक लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट एलिमेंट has minimum IP while the last has maximum IP। समझ में आया क्या? डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट IP इंक्रीज होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो डी ब्लॉक में कुछ पढ़ लिया, आप कुछ एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं डी ब्लॉक में। फॉर अदर्स एलिमेंट IP has zigzag motion, zigzag variation in पीरियड। जैसे कुछ तीन हम पढ़ेंगे, 5D, 4D और 3D। 5D का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 4D, एज़ कम्पेयर टू 3D से। इसमें आएगा कौन कौन सा? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और निकेल। ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10 ग्रुप वाले। ठीक है, ये याद करना, बताऊंगा क्यों। इसमें जिगजैग वेरिएशन होते हैं। दूसरा 5D, 3D पहले आ जाता है, फिर 4D आता है। ठीक, इसमें कौन कौन से आते हैं? मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और जिंक और कॉपर। ठीक है, और अब बात करते हैं इसमें 3D, 4D और 5D। इसमें केवल स्कैल्डियम वाली ग्रुप आ जाती है। मतलब स्कैल्डिंग वाली जो ग्रुप है उसकी हम बात करें अगर जो, ठीक है, तो स्कैल्डियम सेकेंड ईयर लाएंगे एसी जो भी है, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड वाली, तो उसमें ऑर्डर ऐसे चलेगा। ठीक, लेकिन उसके बगल वाले में जैसे स्कैल्डियम टाइटेनियम आ जाता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा 5D की होगी ग्रुप, उसके बाद 4D, फिर 3D। ऑर्डर थोड़ा उल्टा हो जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते थोड़ा सा पॉइंट है। इन अ ग्रुप IP ऑफ 5D एलिमेंट समझ में आया क्या? In a group 5D element of IP of 5D element has a highest effect of lengthenoid contraction। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर ली? ये हमने डी ब्लॉक की बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी? एफ ब्लॉक की तरफ। ठीक, एफ ब्लॉक की तरफ। तो यहाँ पे पॉइंट है, लेंथेनॉइड की प्रॉपर्टी कैल्शियम से कुछ
ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, इसी वजह से पॉइंट मैंने बना दिया। सिमिलर होती है, क्या होती है? सिमिलर होती है बिकॉज लेंथेनॉइड का देखो आप, लेंथेनॉइड की IP1 देखो आप, तो ये लगभग, वैसे थोड़ी सी जरूरी है, बस इसको याद रखना आप, बाकी समझ लेते हैं हम। लेंथेनॉइड की फर्स्ट IP जो होती है वो 600 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक। और सेकेंड IP जो होती है वो होती है अप्रॉक्स 1200 किलो जूल पर मोल, ठीक। वैसे इसकी बात करें हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम की फर्स्ट IP जो होती है वो लगभग 593, ठीक है, किलो जूल पर मोल होती है। और IP सेकेंड की बात करें हम, तो ये 1200 किलो जूल पर मोल होती है। तो यहाँ से सिमिलर नहीं हुई, तो ये याद रखना है, थोड़ा सा पॉइंट है, ठीक। कुछ पॉइंट और है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टेनॉइड, बता रखा है मैंने ये तो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टेनॉइड कैन बी +3, +4, +5 इसेट्रा, बिकॉज ऑफ लो एनर्जी gap between 5F 6D 7S सबसेल, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ लो एनर्जी गैप बिटवीन 5F 6D और 7S के बीच में कम एनर्जी होता है, इसी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है लगभग फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, एक पॉइंट और है। इन लेंथेनॉइड, सॉरी, लॉरेंशियम, गैडोलियम एंड ल्यू, the removal of third electron gives stable configuration, ठीक है। and therefore third IP of these element is lower as compared to other element of थर्ड IP ऑफ इसका था F ब्लॉक का, ठीक है। चलो हमने कुछ टॉपिक्स की तो बात कर ही ली है, कवर कर लिया हमने चीज़ें। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं, जैसे एप्लीकेशंस कहाँ पे आते हैं IP की तो कुछ बात कर लेते हैं इसका हम, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे आते हैं IP की। एप्लीकेशन ऑफ IP, तो फर्स्ट रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, reducing power of metal is complex property। देखो हमको नोट्स बनाना प्रॉपर तो लिखवाना पड़ रहा, वरना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी एंड डिपेंड ऑन फॉलोइंग एनर्जी, ठीक। जैसे कोई मेटल है सॉलिड के फॉर्म में, कोई मेटल है सॉलिड के फॉर्म में, उसमें सब्लिमेशन एनर्जी लगेगा, ठीक है, और वो बनेगा किस में? मेटल गैस में। अब गैसीय सिस्टम का IP निकलता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो मेटल प्लस प्लस गैस में बनेगा। N मोल ऑफ H2O मिलाएंगे इसमें तो क्या बनेगा? कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, M+H2O का होल N प्लस इसके साथ क्या निकलेगा? हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे लिखते हैं क्या? हेयर 3 एनर्जी इन्वॉल्व, ठीक है। कौन कौन सी? फर्स्ट सब्लिमेशन, सेकेंड आयनाइजेशन,
थर्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है। अच्छा, चलो एक चीज़ तो ये हो गई। ऑर्डर ऑफ क्या, ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, कहाँ ये ऑब्जर्व किया गया। तो फर्स्ट लिथियम की बात करें, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करें हम। ठीक है। तो ये मैं किसका ऑर्डर लिया हूँ पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद है, लिथियम सबसे ऊपर आता है, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे ऑर्डर रहता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, याद है ना। तो और इसमें ये भी लिखा पता रहता है आपको क्या, कि इसका रिड्यूसिंग ये क्या होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इसका देखो आप ऑर्डर क्या होगा, लिथियम। ठीक है। लिथियम क्या पता है मैंने, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इसकी हाइड्रेशन एनर्जी किसकी, लिथियम प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसी वजह से लिथियम जो होता है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। ठीक, ये पॉइंट तो है। और दूसरा पॉइंट लिख लो इसमें, लिथियम आयन इज स्मॉलेस्ट amongst alkali metal metal and so it is directly bonded to only, यहाँ से लाइन याद रखना, only 4 water molecules। लिथियम आयन इज स्मॉलेस्ट एमंग अल्कली मेटल, अल्कली मेटल में सबसे स्मॉलेस्ट होता है, दैट्स वाई it is directly bonded to 4 water molecules, remaining water molecule are present in secondary linkage। ठीक है। चलो एक टॉपिक ये होगा, और कुछ बात कर लेते हैं। इन एक्वस lithium plus ion has sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा ये देखो पी ब्लॉक में पढ़ा, लगभग एस ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये एस ब्लॉक की पूरी लिथियम के बारे में मैं बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो ये आपका एस ब्लॉक भी धीरे धीरे मेंटेन हो रहा है। इन एल्केली मेटल आयन साइज ऑफ hydrated ion decreases from top to bottom। ठीक है। चलो बाकी ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड हेडिंग, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेंगे हम। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है। तो हमने हेडिंग दी थी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें हम बात करते हैं, इसका पहला रूल होता है, इसमें कुछ रूल्स लिख लेंगे। रूल वन क्या कह रहा है, अगर इफ डिफरेंस बिटवीन टू successive IP of an element is greater
greater than 16 electron volt, then higher oxidation state is less stable. जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ठीक है, पहला सोडियम प्लस में गया, सोडियम प्लस 1 हटा दो, ठीक। उसके बाद सोडियम प्लस 2 में गया, फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी, ठीक। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली देखें हम, अगर जो आईपी ऑफ 1, सॉरी फाइनल माइनस आईपी ऑफ 2 माइनस आईपी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो सोडियम प्लस क्या होगा, स्टेबल होगा, सोडियम प्लस स्टेबल होगा, ठीक है। मतलब सोडियम प्लस 2 का देखते हैं तो जैसे 11 होता है सोडियम में, 11 में से अगर जो हम एक निकालते हैं तो वो अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है, बट एक से ज़्यादा जब निकालते हैं तो वो अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा सा हट जाता है, क्योंकि हम स्टेबिलिटी में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं ना, तो हमको मतलब उस स्टेबिलिटी में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और वो अनस्टेबल के फॉर्म में जाएगा। इसी वजह से +2 में से जब निकालते हैं हम तो मतलब उसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकालते हैं तो एनर्जी भी ज़्यादा और उसकी स्टेबिलिटी भी कम, इसी वजह से Na+ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू Na+2। रूल नंबर 2 की बात करें हम, तो इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव IP of an element is less than 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज अनस्टेबल while higher oxidation state is stable, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं Mg प्लस में जाता है, फिर Mg+2 में जाता है, ठीक है। IP1 IP2, ठीक है। यहाँ पे देखो IP2 माइनस IP1 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रहेगा, ठीक। तो यहाँ +2 के फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, इस 3s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो आगे के जो रहेंगे वो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे, ठीक। और इस 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2s1 बचा, ठीक है। बट फुलफिल्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड, 3s2 तो फुलफिल्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड, ठीक। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है कि द सक्सेसिव IP ऑफ एलिमेंट आर 23 32 41 206 212, then the element must be। अच्छा एक चीज देख रहे हो आप, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला कम एनर्जी लगी, दूसरी निकाला कम एनर्जी लगी, तीसरी निकाला तो कम एनर्जी लगी, लेकिन तीसरी के बाद इतना ज्यादा एनर्जी लगा, मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये +2 +3 फॉर्म तक स्टेबल था, उसके बाद सब सेल चेंज हुआ है, उस यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकालते उसकी स्टेबिलिटी आ गई थी, उसके बाद जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो स्टेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तो सोडियम, ऑप्शन बी था मैग्नीशियम, ऑप्शन सी था एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी था सिलिकॉन। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 3s2 3p1 है, एक निकाला चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इसके निकाल दिए तो तब तक कम एनर्जी लगी, ठीक। लेकिन
आप जब दूसरे सब सेल में घुसेंगे, यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है।